नमस्कार साथियों, मैं रामकृष्ण मौर्य, आप देख रहे हैं अखबार भारत। आज आईएसआई बिल्डिंग लोधी रोड में नमा की मीटिंग हुई, जिसमें तमाम निर्माण मजदूर नेता और जनरल यूनियन से और तमाम दिल्ली के सामाजिक संस्थाओं से लोग आए। और ये जो सरकार 4 लेबर कोड बिल ला रही है, इसका लोगों ने पुरजोर विरोध किया। जो सरकार ने जनता से, सामाजिक संगठनों से, मजदूर यूनियनों से अपनी अपनी राय मांगी, कुछ लोगों ने अपनी राय रखी, कुछ सुझाव दिए और कुछ लोगों ने तो बिल्कुल उनका पुरजोर विरोध किया कि ये 4 कोड बिल किसी तरह के भी मज़दूरों के हित में नहीं है, इसलिए इन 4 कोड बिल जो हैं इनको सबको रद्द किया जाए। तो सुनते हैं लोगों की राय क्या है। जैसे कि अभी हम लोग शुरुआत में ये देख रहे थे कि सरकार ने जो है कि हमारे सबसे पहले जो 3 कानून थे, 4 कानून सीपीसी को लगा करके थे, सीआरपीसी, आईपीसी और एविडेंस एक्ट, इन तीनों को जो है कि इन्होंने बदल दिया। सीपीसी को क्यों नहीं बदला? इसके पीछे जो सरकार की जो मंशा है कि मजदूर वर्ग को जो है कि हम गुलाम की तरह जो है कि बना करके जो है कि ट्रीट करेंगे, और जो मुकदमे या जो कंप्लाइंसेस होंगे वो सीपीसी की तरह जो है कि जो दीवानी चलती है उस तरह से लटकता रहेगा और चीज़ें टाइम जो है कि एक्सपेंड खत्म होता रहेगा। और जैसे कि इसमें सबसे पहले जो ये है कि राज्यपाल के विवेक पर जो है कि पूरा कंस्ट्रक्शन बोर्ड की जो सदस्यता है, जो चीज़ें हैं, वो सब कुछ राज्यपाल की मर्जी पे रहे। तो शुरुआत में ये कि जब सब कुछ राज्यपाल के ही उस पर रहेगा तो फिर बाकी चीज़ें सब कुछ राज्यपाल ही डील करेगा। तो मैनेजर साहब ने जो बात कही है, मैं उनसे बिल्कुल एग्री कर रहा हूँ कि ये कोड वास्तव में जो है कि मजदूर वर्ग के खिलाफ है। ये किसी भी तरह से जो है कि केवल घुमाने के लिए सरकार जो है कि ये चीजें कर रही है। अभी आप देखेंगे कि मैं वेस्ट स्पीकर की बात पे भी आऊंगा कि 1 रुपए में चाय नहीं मिलती है, पर हमारे देश में 10 लाख पेड़ काटे जा रहे हैं और 1030 एकड़ जमीन बिहार के भागलपुर में जो है कि उद्योगपतियों को दे दिया गया। छत्तीसगढ़ में मैं गया, वहां हसदेव जंगल को काट करके लाखों की संख्या में जो पेड़ जो कि एक गिनती के पेड़ हैं, वो तो गिनती के, बाकी अनगिनत इतने पेड़ कटे हैं और वहां की आदिवासी जनता इतनी परेशान है। कोल माइंस के नाम पर उनको जो है कि दे दिया गया। अब मैं जरा वेस्ट स्पीकर की बात पे आता हूं, जो असंगठित वर्ग में आते हैं। इसमें जो लोग हैं दिल्ली के अंदर, सबसे पहले जो वेस्ट स्पीकर हैं, जो वेस्ट स्पीकर भाई जो हमारे साथ काम करने वाले होंगे सहमत होंगे कि वो अपनी पहचान के लिए जूझ रहे हैं। इतनी बड़ी दिल्ली के अंदर जहां एमसीडी, एनडीएमसी जो है कि सफाई का काम का जिम्मेदारी ले रही है, उसके पास में भी इतनी मैन पावर नहीं है, ना उनके पास में मशीनें हैं, पर हाँ कागजों में दिखाने के लिए उनके पास में सब चीजें हैं कि वर्कर भी हैं, मशीनें भी हैं, सब कुछ है और हम पूरी दिल्ली को स्वच्छ रख सकते हैं। पर वास्तविकता में देखा जाए तो कहीं पर भी जो है कि ना तो पूरी तरह से उनकी मैन पावर काम कर रही है, ना मशीनें काम कर रही है। काम कौन कर रहा है? काम वो कर रहा है जो असंगठित क्षेत्र का जो कचरा बीनने वाला श्रमिक है, वो घर घर जाकर के, गली गली जाकर के जो है कि कूड़ा उठाता है और उसी से अपना रोजगार करता है। उनके रोजगार को खत्म करने के लिए और उनको दूर करने के लिए, ताकि गरीबी नहीं रहेगा तो गरीबी दिखेगी ही नहीं, DWMN कंपनी और कई सारी ऐसी कंपनियों को दिल्ली के अंदर उतार दिया, जिनको कूड़े का ठेका दे दिया गया और उनको कहा कि भाई आप घर घर से कूड़ा उठाएंगे। वो कंपनियां भी वास्तव में देखा जाए तो कूड़ा उठा नहीं रही है। जहां पर हर क्षेत्र में, मैं इसमें RTI के माध्यम से काम कर रहा हूं, मेरे ऊपर कई प्रेशर भी आ रहे हैं, चीजें भी आ रही हैं कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, सरकार की तरफ से और कई और जगहों से भी। तो जहां पर कचरा उठाने के लिए 10 गाड़ियों की आवश्यकता है, वहां कंपनी जो है कि 4 गाड़ियों से काम करवा रही है। एक तरह से इंटरनल उनका जो है कि करप्शन भी चल रहा है इसके अंदर। वो शोषित हो रही है कि सरकार उनके लिए कानून तो नहीं है, लेकिन वो जो आ रही है वो अगर झारखंड, बिहार से जिस राज्य से आती है वो शहरों में आ रही है, तो शहर में उनके लिए क्या सुरक्षा
सुरक्षा है, मतलब सुरक्षा को कुछ लिखा नहीं है कि वो अगर किसी प्लेसमेंट या एजेंसी के द्वारा या किसी दलाल के द्वारा अगर आ जाती है, उसके लिए शहर में वो आ भी रही तो कहाँ आ रही है और कैसे कहाँ काम पे जा रही है, उसकी सुरक्षा को लेके, उसको वेतन को लेके वो कहीं मुझे दिखा नहीं। और इस कोड में ये दिखाई भी नहीं दे रहा है कि हम डोमेस्टिक वर्कर को काम वो करती है, 5 मालिक होते हैं एक घरेलू कामगार, तो वो डिफाइन कैसे करेंगे वेतन को लेके, नहीं तुम घंटे के हिसाब से, काम को लेके, सुरक्षा को लेके, क्योंकि सुरक्षा के नाम पे नहीं है तो वेलफेयर को लेके किस तरह से वो करने वाले हैं। हम लोग कुछ साथी हमारे और भी, तो नागपुर में उन्होंने 20 साल की लड़ाई में डोमेस्टिक वर्कर को रजिस्ट्रेशन किया गया। उनकी लड़ाई 20 साल चली सरकार से, लेकिन उनको रजिस्ट्रेशन किया गया रजिस्ट्रेशन के नाम पे, क्योंकि रजिस्ट्रेशन करने से ये होता है कि उनको वेलफेयर हमें कई चीजों को देना पड़ेगा। और सरकार इस कोड में ला रही है कि कुछ लेबर जो निर्माण मजदूर है, कुछ डोमेस्टिक, कुछ कूड़े बिनना, कुछ, तो इनमें से वो डिफाइन कैसे कर रहे हैं, डिफाइन मतलब कैसे विभाजित करेंगे, क्योंकि एक डोमेस्टिक वर्कर का सेक्टर बहुत बड़ा होता है, तो उसमें मुझे तो नहीं दिखाई दिया, बाकी साथी अगर हम बता सकते हैं। दूसरा ये चीज है कि इस कानून में सबसे बड़ी बात है कि काम का सम्मान, जो मेरे साथी कह रहे थे कि सम्मान तो दिखता नहीं है, कि सरकार ये कह रही है कि हम एक सोशल सिक्योरिटी ला रहे हैं आपके लिए कोड, जो जितने 44 कोड थे वो तो खत्म हो गए, 4 कोड में आपको दर्शा रहे हैं कि वो कोड भी हमारे लिए फायदे है कि नहीं, वो भी नहीं दिखता है मुझे तो कहीं पर भी। लेकिन मैं यही कह रही थी कि इस कोड से लाने से कितना हमें फायदा होगा और कितना नुकसान, क्योंकि फायदा तो सरकार को ही होने वाली है। जिस साथी जो कह रहे थे कि सरकार उनको जो कारपोरेट उद्योगपति है उनसे वो फंड लेंगे और कितना 5% कितना वो खर्च करने वाले हैं, मतलब जितने भी, क्योंकि 5% बहुत कम होता है। एक निर्माण में, एक डोमेस्टिक में, एक कूड़ा बिनने में कितना लगाएंगे, क्या 0 लगाएंगे? 5% तो कुछ भी नहीं है। हम क्या उसको बढ़ा सकते हैं क्या? शायद वो शायद नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि हम संघर्ष भी नहीं कर सकते हैं, हमें तो संघर्ष करने की बहुत जरूरत है। तो मेरा इतना ही कहना है, बाकी साथियों का और भी सुझाव। मंजू जी आप ये नमस्ते सभी को, मेरा नाम मंजू गोयल है और मैं ऐप बेस्ड वर्कर के लिए काम करती हूँ। जोमेटो, स्विगी, ब्लिंकिट, अर्बन कंपनी, ओला, उबर, इस तरीके की करीब ऐप बेस्ड 22 कंपनियां हैं जिनके माध्यम से वर्कर्स काम करता है, डिलीवरी करता है। कोविड के समय में यही लोग घर घर सामान पहुंचा रहे थे, जो सरकार आराम से बैठी हुई थी, और वर्कर ही जाके हम लोगों का क्या, हम तो ऑर्डर कर देते हैं और बेचारा आंधी है, तूफान है, उनकी कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है। अगर हम लेबर कोड की भी बात कर रहे हैं, लेबर कोड में सिर्फ एक नाम है, लेकिन मैं ये समझ नहीं पा रही हूँ कि सही बात है उनको कैसे डिफाइन करेंगे, क्योंकि कंपनी तो उनको पार्टनर बोल रही है, पार्टनर का तो कोई मुनाफा नहीं दे रही है, और वर्कर की अगर हम बात करें तो ना उनको वर्कर मानती है, उनका कोई पंजीकरण नहीं है। सरकार अगर कंपनी से हम बोले कि हाँ बताइए कि इतना डेटा है आपके पास, कंपनी कहती है हमारे पास कोई डेटा नहीं है। क्या ऐसा पॉसिबल है कि अगर कोई किसी के यहाँ काम कर रहा है तो उसके पास कोई डेटा नहीं होगा? क्योंकि अगर कंपनी ने डेटा दे दिया तो समझ लो कि उसको सोशल सिक्योरिटी, पंजीकरण, ये सब देना ही होगा। अभी कुछ समय पहले जब भूपेंद्र यादव लेबर मिनिस्टर थे तो मैं उनसे मिलने गई थी गिग वर्कर के मुद्दे पे। मैंने उनको बोला कि सर ये जो आप गिग वर्कर के लिए तो कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है, तो इनके लिए एक लॉ होना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैडम आपको शायद जानकारी नहीं है कि हमने लेबर कोड में उनका जिक्र किया है। मैंने कहा सर जिक्र करने से तो नहीं होगा ना, क्योंकि लेबर कोड पहली बात तो आपने जो बनाए उसके हक की बात कही है, वर्कर की तो कोई बात ही नहीं है। सारा फायदा किसको हो रहा है? सरकार को और मालिकों को। तो ये सरकार मजदूर का नामो निशान ही हटाना चाहती है, इनको कुछ देना ही नहीं चाहती। और जो थानेसर भाई अभी बोल रहे थे कि 1 लाख रुपए हमको 10% मतलब देना होगा, तो आप बताइए मजदूर कहाँ से लाएगा जो रोज 200-300 रुपए कमा रहा है? और मेरे गिग वर्कर तो वो भी नहीं कमा रहे, उनको तो ऑर्डर नहीं देते हैं, उनके लिए कहीं कोई शौचालय नहीं है, कोई मतलब बेसिक जो सुविधा है वो भी नहीं है। 5 किलोमीटर की दूरी पे जाएंगे तो उनको 10 रुपए मिलेगा। अब आप बताइए 10-12 रुपए में हम कितने ऑर्डर करेंगे? किसी को ऑर्डर भी नहीं मिलता है। अगर उसको मैं बोलूँ उसका एक्सीडेंट हो गया, उसका या उसकी किसी की डेथ हो गई, या उसको ये सब पैसा देना है, तो उसकी फैमिली कहाँ से लाएगी वो पैसा? तो इसका मतलब उसको घर गिरवी रखना होगा, अपने घर का जेवर गिरवी रखना होगा, अपनी जमीन गिरवी रखनी होगी, वो पैसा ब्याज पे उठाएगा, तो वो कर्जा कैसे चुकाएगा?